हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये सारे मेजर सेक्ट्स के लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उस पाइथन के बीच में फंस चुके होते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अभी भी फ़िलहाल उस पाइथन की गिरफ्त में ही होते हैं, जहाँ पे ये सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इन सभी को पता था कि जो पाइथन उनके सामने खड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि सारे के सारे तुरंत ही उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि ये सब के सब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल ये इस पाइथन से डर रहे हैं, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि ये पाइथन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मिलके अब वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगशु खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे फेंगशान टेम्पल के भी ये दोनों ही वॉरियर्स खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का हाथ छूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ तुरंत ही आगे बढ़ता है उस लड़की की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उस लड़की को तो ऐसे जाने नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो उसके पीछे पीछे तुरंत ही चला जाता है और फिर उसके बाद उसे पकड़ लेता है। अब शाओ को भी दिखते हैं, जो कि टोर्नेडोज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुका था, बल्कि टोर्नेडोज़ के साथ यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े वुड के पीसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा होता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि सीनियर लू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एंड वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कैसे इस जगह से बाहर निकल के जाया जाए। जिसके बाद अब हम देखते हैं उस पाइथन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एंड हम देखते हैं कि सीनियर लू यहाँ पे यही सोच रही होती है कि अगर किसी तरीके से इस पाइथन को मारा जा सके तो ये काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हो सकता है कि इस समय काफ़ी कुछ हासिल भी हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो विंड इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रही थी एंड वो तुरंत ही उस जगह पे गिर जाती है। एंड हम देखते हैं कि उसके साथ साथ वहाँ पे एक और लड़का भी होता है, जिसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बल्कि उससे तो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता एंड वो यही सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंक उसे कह रहे होते हैं कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हम भटक चुके हैं। तभी वो कह रहा होता है कि तुमने भी इस बारे में बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब आगे करना क्या है। तो वो मोंक उसे इशारे से मना करता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड वो समझ चुका था कि अब वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और अगर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ेगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके खुद को संभाल भी रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने घोस्ट किंग की, जो कि फिलहाल इन टोर्नेडोज़ के बीच में से काफ़ी ज़्यादा स्वैग के साथ निकलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन ये टोर्नेडोज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओफेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन मंकी उसे सतर्क करता जा रहा था कि ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये टोर्नेडो सिर्फ अपनी जगह पर रुके हुए नहीं थे, बल्कि अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों मेजर सेक्ट्स के लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इस जगह से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अगर ये टोर्नेडोज़ एक जगह पे ही खड़े रहेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन जब तक ये मूव करते जाएंगे तब तक बाहर निकलना या फिर बाहर का रास्ता देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि अपना घोस्ट किंग तो एक बैरियर बना लेता है, ताकि उसी शील्ड के अंदर रह के वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और आगे भी बढ़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत उसके बाद अपनी दोनों ही पावर्स को कंबाइन करने लग जाता है एंड एनर्जी को क्रिएट करने लग गया था। मंकी भी उसको देख रहा होता है। साथ साथ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम तरीके की एक यिन एंड यैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो खुद को एंड मंकी को बचा पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गई थी एंड वो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन के अंदर फैलती हुई जा रही होती है। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी स्टिक का भी इस्तेमाल कर रहा था एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बॉल थोड़ा ऊपर की ओर चला गया था। अब यहाँ पे घोस्ट किंग ने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा तो हो सकता है कि टोर्नेडोज़ आगे बढ़ने में उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा तरीके का हाल कर दें एंड उसका वक्त भी बर्बाद हो। जिसकी वजह से वो ये भी समझ चुका था कि ये जो मियाज़मा एंड टोर्नेडोज़ के अंदर मौजूद है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड मोंकी को भी देखते हैं, जो जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी हो रही होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब वो भी यही नोटिस कर रहा होता है कि सडनली क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से डर जाता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वही पाइथन आ चुका था, जिसे देख के कुछ देर के लिए अपना घोस्ट किंग भी
थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली ये उसके सामने आ जाएगा। फिलहाल अब जब वो उसके सामने आ ही चुका है तो मंकी की तो हालत ख़राब हो जाती है। बेचारा इधर आधर देखने लग गया था कि आखिर खुद को प्रोटेक्ट करा कैसे जाएगा। फिलहाल तो हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जो कि अभी इन टोर्नेडोज़ के चक्कर में ढंग से तो नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने आखिर है क्या, बट उस सब के बावजूद भी वो समझ तो चुका होता है कि जो भी उसके सामने है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल तो वो पाइथन काफ़ी ज़्यादा बौखला रहा होता है एंड वो हर जगह इस मियाज़मा से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि क्यों ना मैं इस पाइथन का ही पीछा करूँ, हो सकता है कि मुझे भी इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई डायरेक्शन मिल ही जाए, और अगर इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश तो मैं उसी वक्त इसको ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईगल को, जो कि फ़िलहाल ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है एंड वो नोटिस कर रहा था इस खंडर बड़ी जगह को, जहाँ पे हमें एक लिजर्ड भी देखने को मिलती है जिसे वो तुरंत ही मार डालता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने जिंगशू की, जो कि फ़िलहाल अब आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि इन टोर्नेडोज़ की वजह से ये सारे के सारे लोग बहुत ही बुरे तरीके से अलग हो चुके हैं एंड इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उस ट्रीज़र को ढूंढने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए एंड कौन सा डायरेक्शन बिल्कुल ही सही होगा उस ट्रीज़र के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगशू ऐसे ट्रीज़र ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल वो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में तो होता ही है क्योंकि अगर कोई उसके साथ होता तो ज़्यादा सही रहता। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो उसी ईगल से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने डायरेक्शन को बदलते वो लगातार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ईगल तो उसके पीछे ही पड़ गया था, बल्कि उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा होता। तो जिंगशू फिर आगे बढ़ता है, फिर हम देखते हैं कि ट्री के अंदर ही वो फंस चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पॉइजनस स्नेक आ रहा होता है, जो कि अब आगे बढ़ते हुए उसको ऑलमोस्ट करने ही वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगशू अपनी पावरफुल स्पीड के साथ में उसे तभी वहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिलहाल तो वहाँ पे पॉइजन फैलने लग गया था, तो जिंगशू वहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे सीन कट हो गया था। और उसके बाद हम यहाँ पे शाओ को देखते हैं, जो कि उसी फेंगशियान टेम्पल की लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो लोग भी उसी फॉरेस्ट के अंदर फंसे हुए थे एंड ये फॉरेस्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा डिजास्टर है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइजनस स्कॉर्पियो भी आ जाता है, जिसको उसने पहले ही भाप लिया था। तो वो तुरंत ही उस लड़की को हटाता है वहाँ से और उसके बाद फिर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्कॉर्पियो को वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन उसका ये करना था कि हम देखते हैं कि उसके डेथ होने के बाद तुरंत ही वहाँ पे ढेर सारे स्कॉर्पियोज यानी स्नेक्स भी आ जाते हैं। तो ये दोनों ही अब अपनी पावर को कंबाइन करने के साथ साथ अब साथ में लग चुके थे फाइट करने के लिए एंड हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से दोनों मिलके डील कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों ने ही एक दूसरे की पावर को अच्छे से समझ लिया था। अब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि एनिमल्स इनको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने उसे मार ही दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे श्याओ कह रहा था कि सिस्टर आप ठीक तो हैं। तभी वो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक ही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो हो सकता था कि मैं हर्ट हो जाती। लेकिन तभी श्याओ से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब हमें दूसरे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेन होने लग जाती है, जिसे वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है। तो यहाँ पे तभी वो लड़की उसे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि रात काफ़ी ज़्यादा करीब है हमारे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे वो भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप भी अपने डायरेक्शन में चली जाइए, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पीछे पीछे ही आने लग गई थी, क्योंकि उसे भी ढंग से डायरेक्शन का कुछ पता था नहीं। जिसके बाद हम अपने घोस्ट किंग को ही देखते हैं, जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ता जा रहा होता है एंड मंकी भी उसके साथ में होता है। लेकिन अभी हम घोस्ट किंग को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल अपनी उसी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी एंड उसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होती है कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके उसे दिख चुका था कि आगे आखिर क्या क्या होने वाला है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। बट वो समझ चुका था कि टोर्नेडोज़ के पे ढेर सारा पॉइजन मौजूद है, जिसका सामना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि कोई तो उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो तुरंत ही सतर्क हो जाता है एंड हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स देखने को मिलती हैं, जिससे वो तुरंत ही खुद को बचाता है, फिर आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है सीनियर लू की, जो कि हाथ धो के अब घोस्ट किंग के पीछे ही पड़ जाती है। हालांकि घोस्ट किंग फिलहाल फाइट करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो तो वहाँ से निकल के आगे की तरफ को ही जा रहा था एंड वो कह रहा था कि मैं इस मैजिकल स्पेल की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा, न जाने कौन है जो कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुली अटैक कर रहा है। खैर जो भी हो, मैं उससे बाद में निबट
निपट लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे श्रीज़र की तरफ को ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सीनियर लू भी कहाँ ही बाज आ रही थी, वो तो लगातार आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। एंड उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो चाहती है कि घोस्ट किंग आगे बढ़े। हालांकि वो अपनी विल के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने घोस्ट किंग की भी सब्र की इंतहा हो चुकी होती है। हालांकि वो कब तक ही उसको टोलरेट करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी स्टिक लेता है और उसके बाद अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने वाला था। सीनियर लू को भी देखते हैं, जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर चुकी होती है। एंड अब दोनों के ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी थोड़ा पीछे आके रुकता है एंड कह रहा था कि अच्छा आखिर ये कौन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये लू है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसकी नज़रों से ओझल होके और एक बार फिर से थोड़ा साइड में से आके उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि वो खुद को बचा लेता है एंड नोटिस कर रहा था कि आखिर ये कहाँ कहाँ से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। लू का इस टाइम लक अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करे जा रही होती हैं। अपने घोस्ट किंग को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये अटैक्स आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि वो उसको ढंग से देख नहीं पा रहा होता। एंड लू भी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे अटैक्स करती है। इस बार तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक करती है। घोस्ट किंग तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहा होता है, क्योंकि वैसे भी इस समय फाइट करके कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके रास्ते को लगातार ब्लॉक करती जा रही होती है, जिसकी वजह से घोस्ट किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो नोटिस करता है कि अब उसके पास में ढेर सारी फॉर्मेशंस बन के आ रही हैं, जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा बन के सामने आ सकती हैं एंड उसको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तुरंत ही एक शील्ड बैरियर को बना लेता है, ताकि वो खुद को एंड मंकी को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड जैसे ही वो उस बैरियर को बनाने में कामयाब हो गया था, उसके बाद वो फाइनली अपनी स्टिक का इस्तेमाल भी करने वाला होता है। तो हम देखते हैं सीनियर लू को, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ में आगे बढ़ रही होती है। हालांकि वो अटैक इस बार सामने से नहीं बल्कि उसके हाइट के ऊपर से कर रही थी। लेकिन घोस्ट किंग को देखते हैं, जो कि पूरे तरीके से रेडी हो चुका था एंड अब वो अपनी स्टिक को थ्रो करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पेल को समन करता है। एंड उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक दोनों के ही बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पे लू को देखते हैं, जो कि फाइनली जाके देख लेती है उसकी आंखों में, क्योंकि अब उसे नजर आ चुका था कि जिसके ऊपर वो अटैक कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि घोस्ट किंग है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बच जाती है एंड घोस्ट किंग भी उसको कुछ नहीं कहता। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, बल्कि दोनों ही एक दूसरे की आइज़ के अंदर देखने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल हो चुका था, क्योंकि अभी तो ये लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, बट अभी सडन वो तुरंत ही एक टहनी पे आके खड़ी हो जाती है बड़ी सी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही थी घोस्ट किंग को इतने वक्त के बाद देखने के बाद, जिस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान तो था ही। लेकिन सीनियर लू वो तो फिलहाल उसी की तरफ को देख रही होती है, बल्कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से तुरंत ही अपनी सोर्ड को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है एंड कह रही थी कि उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे एंड उम्मीद है कि एक बार मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ज़रूर से करूँ। हालांकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ एंड ऐसा नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि उसे पता है कि घोस्ट किंग तो अभी यहीं पर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर शायद अटैक करना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से अपने दिल को ऐसे ही दिलासा दे रही है कि वो फ्यूचर में कभी अटैक करेगी घोस्ट किंग के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी उसी को देख रहा था और वो कह रहा होता है अपने ही मंकी से कि मुझे बताओ कि तुमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया या फिर नहीं, क्या ये वही है, क्या उसने जान के मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। एंड हम देखते हैं कि वो भी अपनी स्टिक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करने लग गया था, क्योंकि उसके अंदर भी उसके इमोशंस जाग रहे थे, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही वो अपने सारे इमोशन को ख़त्म कर चुका है एंड नहीं चाहता कि एक बार फिर से वो अपने सारे इमोशन के कंट्रोल में आए। एंड वो कह भी रहा था कि वो तो मुझसे नफरत करती थी ना, एंड वो तो हमारे डेविल रीजन से भी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, तो उसके बावजूद जब उसके पास इतना अच्छा मौका था तो तभी उसने मुझे क्यों नहीं मारा, आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद मंकी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अब आखिर होना क्या है।
अब घोस्ट किंग को भी देखते हैं जो कि बेचारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका होता है एंड वो धीरे धीरे करके आ रहा था, तो फिर एक पेड़ के पास ही आके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी इनर इविल स्पिरिट अब उसके ऊपर धीरे धीरे करके काबू करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि घोस्ट किंग तो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल बनाए रखे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टिक के काबू में आ रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करने लग गया था। मंकी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर आखिर इसे क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी वो ईवल स्पिरिट धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू करती जा रही थी। मंकी भी अब उससे दूर आके हट जाता है और फिर अपने आप को उस जगह से हटाते हुए देख रहा था। एंड हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी अब धीरे धीरे करके अब अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वापस आ रहा था एंड वो उस ईवल स्पिरिट के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि वो स्टिक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ठीक हो गया था, तो अपना क्यूटू मंकी भी आ जाता है उसके पास में और उसके फेस को धीरे से टच करते हुए उसको प्यार जताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि कहीं मैं अपने इमोशंस के काबू में ना आ जाऊँ। खैर मुझे लगता है कि अब हमें भी बढ़ना होगा ताकि हम आगे चल के सबसे पहले ट्रीजर को हासिल कर सकें। लेकिन तभी तियानियन टेम्पल के उस मोंग को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने सारे ब्रदर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने पिंगर आ जाती है जो कि कह रही थी कि मोंग आप कहाँ जा रहे हैं, जबकि आपके सामने तो मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करके बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेल हम देखते हैं कि मोंग यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा उसकी माया के अंदर फंसता हुआ जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो खुद को समझा भी रहा था कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। हालांकि पिंगर उसे कहती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हालांकि तुम ऐसा कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग तो हो ही। लेकिन हम देखते हैं कि मोंग कैसे भी करके खुद को समझाता है एंड उसके बाद फिर वो उसे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे इस जादू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। हालांकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर लड़की हो। लेकिन हम देखते हैं कि पिंगर को तो इन बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो उसको कह रही होती है कि हाँ वो मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा चालाक और शातिर हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक करने लग जाती है। हम देखते हैं कि मोंग भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो अभी भी अपने चार्म का जादू चलाने की कोशिश कर रही थी मोंग के ऊपर। हालांकि मोंग को तो समझ में आ चुका था कि अगर वो ज़्यादा देर तक इस लड़की के साथ में रुकेगा तो हो सकता है कि वो अपने चार्म का जादू कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द बस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि ये सारा का सारा अपने घोस्ट किंग का ही प्लान है कि ये सारे के सारे लोगों को किसी तरीके से तो रोका जाए आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर ये इकट्ठे साथ जाएंगे तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी ट्रीजर को हासिल कर लें और उसके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर ये सब के सब अलग होंगे तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दी तो ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहले से ही लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं एंड अब भला कहाँ ये लोग इतनी ज़्यादा हिम्मत करेंगे कि रिस्क लें। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिंगर तो यहाँ पे लगातार अटैक्स करे जा रही होती है एंड वो बस कैसे भी करके मोंग का टाइम बर्बाद करना चाह रही थी। एंड हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे शाओ भी आ जाता है एंड उसे महसूस होता है कि कोई तो यहाँ पे है, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाता कि मोंग यहाँ पे है जिसका समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है पिंगर। एंड तभी वहाँ पे जिंगशू को भी देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था एंड वो कहता है कि यहाँ का तो ऑरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेंगे तो हो सकता है कि हम काफ़ी बड़े से खतरे के अंदर फंस जाएँ। जिसके बाद वो थोड़ा आगे की तरफ को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस पहले वाले लड़के के पीछे अभी वो शांत से क्रो पड़ा हुआ था एंड वो लगातार उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करा जा रहा था, जबकि वो तो उसे डील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके एक बार इस क्रो से बाहर निकले। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही शाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड यहाँ पे मोंग भी आ चुके थे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि जिंगशू भी वहाँ पे आ चुका था एंड अब वो दोनों ही मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। मोंग भी वहाँ पे साथ दे रहा था कि कैसे तो करके इस क्रो से पीछा छुड़ाया जाए एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे फाइनली जाके आ जाता है जिंगशू जो कि कह रहा था कि ब्रदर आप ठीक तो हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि ऑफकोर्स हम दोनों ही ठीक हैं। एंड हम देखते हैं कि उस क्रो की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि उसके पीछे जो एक फ्लावर था उसके अंदर से कुछ रोप
टाइप बाहर को निकलती है जो कि उस क्रो को अपने पास में ही पकड़ के खींच लेती है, जिसकी वजह से क्रो तो हालांकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन उस सब के बावजूद भी वो उस फ्लावर की उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा होता है कि कैसे तो करके खुद को आज़ाद कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से लगातार वो रोप टाइप चीज़ें बाहर निकल रही थी। तो जिंगशू तुरंत ही आ जाता है, कहता है कि ब्रदर जैंग आप ठीक तो हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंग भी कह रहा था कि हम सबको अब साथ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो बीच है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड मुझे डर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ से निकले बिना ही यहीं पे मर जाए एंड हमारी डेथ हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर के अंदर से वही रोप टाइप चीज़ बाहर निकलती है, इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे तो तुरंत ही उससे पीछे को हट जाते हैं। तो यहाँ पे जिंगशू कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था एंड उसके बाद फिर वो एक बार फिर से जैंग की तरफ को देख रहा होता है लेकिन कुछ सोच के वहीं पे रुक जाता है, जिसके बाद जैंग तो समझ चुका था कि यहाँ पे काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए कहता है कि अब तो हम तीनों के तीनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं तो क्यों ना अब हम बाकी के सारे ही लोगों को ढूंढ लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोंग भी उसकी इस बात से एग्री कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मोंग कह रहे थे कि ब्रदर मुझे भी लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इस जगह से भागना होगा क्योंकि ये फ्लावर्स तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उस क्रो को भी एक बार से ही निगल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैंग कह रहा था कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तो जिंगशू भी कहता है कि हाँ ठीक है चलो यहाँ से एंड हम देखते हैं कि एक एक करके वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें वो खतरनाक सा फ्लावर भी दिखाया जाता है। फिलहाल सीन कट हो गया था और उसके बाद हम अपने मोंकी को ही देखते हैं जो कि काफ़ी सारे फ्रूट्स को गैदर करा हुआ था। तो यहाँ पे घोस्ट किंग तुरंत ही उसको वहाँ से बचाते हुए लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पे किसी की प्रेजेंट का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना ब्रदर लिन आ जाता है जो कि फिलहाल अब आगे की तरफ को ही बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे भी पता था कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया था एंड वो अब अपने कदमों को काफ़ी ज़्यादा फूक फूक के रख रहा होता है। जिसके बाद हम मास्क वुमेन को भी देखते हैं जो कि फिलहाल अपने घोस्ट किंग का ही इंतजार कर रही थी एंड उसके साथ में वो बंदा भी मौजूद होता है। फिलहाल तो ये लोग अपने घोस्ट किंग का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इशारा करता है कि घोस्ट किंग तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा। जिसके बाद हमें वही पॉइजन से भरा हुआ जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली जाके हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिश मैन देखने को मिलता है, जिसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है एंड यहाँ पे वो सिर्फ अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ तो उसकी पूरी की पूरी गैंग होती है, जो कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए लग रहे थे क्योंकि अब ये सारे के सारे मेजर सेक्स जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उन्हें इन फिशमैन का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये फिशमैन तादाद में इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद ये सारे के सारे फिशमैन आगे बढ़ रहे होते हैं एंड इनका बस एक ही मोटिव था कि इन सभी को आगे बढ़ने से रोकें एंड उन्हें उस ट्रीजर के पास में तो बिल्कुल भी ना जाने दें। फिलहाल गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हाँ गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लीजिए।